Hello students, in bookkeeping and accountancy, we are going to start with the second chapter, which is meaning and fundamentals of double entry bookkeeping. Fundamentals का मतलब होता है principles, fundamentals का मतलब होता है rules. तो ये चैप्टर में हमें देखना है rules of double entry bookkeeping. First, we will start with the meaning of double entry bookkeeping. Now, double entry bookkeeping system is most scientific method of recording all monetary transactions in the books of account. डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, जितने भी मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये सभी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. और ये सबसे साइंटिफिक मेथड है बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करने का. नाउ दिस सिस्टम ओज इट्स ओरिजिन टू इटालियन मर्चेंट. ये डबल एंट्री बुक कीपिंग स्टार्ट हुआ है बाय एन इटालियन मर्चेंट जिसका नाम है लूका डे बार्गो पसियोली, और उसका डेट है ऑन 10th November 1494, and this day is celebrated as इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे. तो इस डेट में, दैट इज 10th November 1494 को, ये हम डे सेलिब्रेट करते एज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे. एंड दिस सिस्टम दैट इज डबल एंट्री बुक कीपिंग, ये सबसे साइंटिफिक मेथड है ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. सिंस ये डबल एंट्री सिस्टम है, इसका दो एस्पेक्ट्स है हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का. एंड वन is we are recording on the debit side and second we are recording on the credit side. अभी डेबिट का मतलब क्या है? डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट, और क्रेडिट का मतलब है राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट. Now let us see the method of recording accounting information. कितना methods होता है ये अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए. सो देयर आर टू मेथड्स. उसमें से सबसे पहला मेथड है, इट इज एन इंडियन सिस्टम, एंड द सेकंड मेथड इज इंग्लिश सिस्टम. नाउ हम सबसे पहला देखते हैं व्हाट इज एन इंडियन सिस्टम. नाउ इन इंडियन सिस्टम जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है दैट इज मेंटेन्ड इन द इंडियन लैंग्वेजेस सच एज मराठी, हिंदी, उर्दू और गुजराती में ये लिखा जाता है. और वेन एवर बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेंटेन इन द इंडियन लैंग्वेजेस, इट इज एन इंडियन सिस्टम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज महाजनी देसी नामा सिस्टम, एंड दिस इज नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम. एंड सिंस ये डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड नहीं है, दैट्स वाई इट इज नॉट अ साइंटिफिक मेथड. और ये इंडियन सिस्टम इट इज ओनली यूज्ड बाय अ स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो फर्स्ट सिस्टम इज एन इंडियन सिस्टम एंड द सेकेंड सिस्टम इज इंग्लिश सिस्टम. नाउ इंग्लिश सिस्टम इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू types. The first is single entry system and second is double entry system, जो हमारा चैप्टर का नाम ही है. So first we will say what is single entry system. Single entry system नाम से ही पता चलता है हमें सिर्फ एक ही इफेक्ट रिकॉर्ड करना है, that is called as single entry system, and this it is an unscientific and incomplete method of maintaining books of account. Now since हम एक ही एंट्री उसका रिकॉर्ड करते, सो इट डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन about the financial position of the business
and this system is also suitable for small business. So सिंगल एंट्री सिस्टम ये सिर्फ स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही यूज करते हैं. इट इज एन इनकम्प्लीट मेथड एंड इट ऑल्सो डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उस बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में. तो इसलिए हमारा अभी सेकंड आता है इंग्लिश सिस्टम में, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम जैसे हमने पहले देखा था, वो डबल एंट्री सिस्टम का हम दो इफेक्ट पास करते हर एक ट्रांजैक्शन का. सो इट इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन. ये सबसे साइंटिफिक मेथड है एंड इस सिस्टम के अंदर हम हर एक ट्रांजैक्शन को दो जगह पर रिकॉर्ड करते. वन अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड and another account is credited with the equal amount. That is called as a double entry system. Now let us see the definition of double entry system. Now every business transaction has a twofold effect, and that it affects two account in opposite direction. हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का हमें दो इफेक्ट पास करना है और ये दोनों भी इफेक्ट ऑपोजिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है. दैट मीन्स एक हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं एंड सेकंड ऑन द क्रेडिट साइड. एंड इफ अ कंप्लीट रिकॉर्ड इज टू बी मेड ऑफ such each transaction, it would be necessary to debit one account and credit another account. So whenever we are passing two effect of a transaction, one we have to record on the debit side and another on the opposite side, and debit ka opposite side hai credit side. So it is this recording of twofold effects of every transaction that has given rise to the term double entry. और जब भी हम इसका दो इफेक्ट पास करते, एक डेबिट साइड में और दूसरा क्रेडिट साइड में, देन दिस रिकॉर्डिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड को ही हम बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग. नाउ लेट अस सी द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट. अभी तक हमने डबल एंट्री के बारे में देखा है. नाउ वी विल सी व्हाट इज एन अकाउंट फर्स्ट, मीनिंग ऑफ अकाउंट, और हम अकाउंट का डेफिनेशन देखते हैं. सो लेट अस फर्स्ट सी द मीनिंग ऑफ अकाउंट. सो एन अकाउंट इज समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन. समराइज्ड मीन्स इट इज अ ग्रुप रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन. अभी ये ग्रुप रिकॉर्ड किसके बारे में रहेगा, तो आइदर एक पर्सन के बारे में रहेगा, किसी एक एसेट्स के बारे में, एसेट्स आर प्रॉपर्टीज, किसी एक लाइबिलिटी के बारे में रहेगा, दैट इज अमाउंट पेएबल, या कोई एक्सपेंसेस हो सकता है, एक्सपेंसेस आर अमाउंट पेड, और इनकम, इनकम आर अमाउंट रिसीव्ड रिकॉर्डेड एट वन प्लेस. सो अकाउंट ये एक समराइज्ड रिकॉर्ड रहते हैं. जब हम किसी भी एक अकाउंट का एक समरी प्रिपेयर करते, ग्रुप रिकॉर्ड प्रिपेयर करते, सो चाहे वो कोई भी रहेगा, पर्सन हो सकता है, एसेट्स हो सकता है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंसेस है, या इनकम, जब हम ये एक अकाउंट को उसका पूरा डिटेल्स जब हम एक जगह पर उसको रिकॉर्ड करते, दैट इज कॉल्ड एज एन अकाउंट. एंड नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ अकाउंट. एन अकाउंट इज समराइज्ड रिकॉर्ड. जैसे मैंने आपको बोला, ये ग्रुप रिकॉर्ड है ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इट अफेक्ट्स आइदर वन पर्सन, वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, और वन काइंड ऑफ गेन और लॉस. सो ये अफेक्ट करता है आइदर किसी पर्सन के बारे में या किसी प्रॉपर्टी जिसे हम एसेट्स बोलते हैं, और वन क्लास ऑफ गेन. गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, और लॉस. और ये डेफिनेशन भी दिया है J.R. Batley. सो वी हैड सीन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंट. नाउ वी हैव टू सी द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट. ये अकाउंट कितने अलग अलग टाइप का होता है.
So account is basically classified into two. The first is personal account and the second is impersonal account. And then impersonal account again divide होता है into two accounts. The first is real account and the last is nominal account. So student, this is a very important chapter and उस chapter के अंदर ये आपका classification of account is the most important thing. So you have to always remember this कि account कितने types का होता है. So there are two types. First is personal account, second is impersonal account. और impersonal account again दो part में divide होता है. There are two types of impersonal account. The first is real account and the second is nominal account. Now हम एक एक करके देखते हैं. First we will see what is a personal account. So accounts relating to a person, नाम से ही पता चलता है personal. Personal means person. So जो भी account relate करता है किसी एक person का और group of persons are called as personal account. And these persons are again classified into three types. So personal account वो account है जो किसी एक person का रहेगा और it may be of a group of persons. Group of a persons means association. जैसे companies होता है, banks are there, okay, clubs होता है. These are all groups of persons. Then municipal corporations होता है. Indian Airlines are there, Gram Panchayat are there, Zilla Parishad. These are all group of persons. Now, personal account are classified into three types. The first one is natural persons account. Natural persons means हम सब लोग natural persons में आते हैं. So accounts relating to individual human beings are natural persons account. जैसे अगर आपको दिया रहेगा अजय अकाउंट, अकाउंट का एब्रीविएशन दैट इज शॉर्ट फॉर्म हम A/C लिखते हैं. ओके, सो अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म उसका एब्रीविएशन AC है. सो अगर आपको अजय अकाउंट दिया है, सचिन अकाउंट, विराट अकाउंट या फिर राहुल अकाउंट, किसी भी एक पर्सन का नाम दिया रहेगा तो वो आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट है. दैट मीन्स वो आपका पर्सनल अकाउंट है. देन सेकेंड टाइप आता है आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट. Now what are artificial persons account? Accounts relating to companies, association created by law. जिसे natural person बनाता है, they are called as artificial persons account. और ये हमेशा क्रिएट किया जाता है बाय लॉ. हम कानूनी तौर से उसको बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल गोदरेज कंपनी, किसी भी अगर आपको कंपनी का नाम दिया रहेगा इसका मतलब वो पर्सनल अकाउंट है. जैसे सेकंड एग्जाम्पल लिखा हुआ है देना बैंक. सो एनी बैंक नेम इज गिवन. आपको वहां पर ये आइडेंटिफाई नहीं करना है कि वो आर्टिफिशियल पर्सन है या नेचुरल पर्सन है. आपको ये याद रखना है कि अगर किसी भी कंपनी का नाम दिया रहेगा तो आपका पर्सनल अकाउंट है. किसी बैंक का नाम दिया रहेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ICICI बैंक है, देना बैंक है, सेंट्रल बैंक है, किसी भी बैंक का नाम दिया रहेगा तो वो आपका पर्सनल अकाउंट में आएगा. देन क्लब्स होता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है लायंस क्लब है, वो भी आपका पर्सनल अकाउंट में आएगा. रिक्रिएशन क्लब अकाउंट है. देन पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है. ये सब आपका पर्सनल अकाउंट है. एंड C लास्ट पर्सनल अकाउंट का क्लासिफिकेशन है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. सो अकाउंट्स रिलेटिंग टू अ सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स and also relating to outstanding and prepaid are called as representative person.
ये एक ऐसा अकाउंट है जो किसी दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ड्राइंग्स लिखा है फर्स्ट, सेकंड कैपिटल लिखा है। ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट करता है? तो वो बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है। ड्राइंग का मतलब क्या है? कैश और गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो ये पैसा विड्रॉ कौन करता है? प्रोप्राइटर, बिजनेसमैन विड्रॉ करता है। तो ड्राइंग अकाउंट हमेशा बिजनेसमैन का अकाउंट है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन और बाय द प्रोप्राइटर। सो बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है। सो कैपिटल ऑल्सो बिलोंग्स टू द बिजनेसमैन, दैट इज प्रोप्राइटर। सो ड्राइंग और कैपिटल रिप्रेजेंट करता है बिजनेसमैन को या प्रोप्राइटर को। डेटर का मीनिंग हमने देखा था, अ पर्सन फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल। So debtor represent a person, creditor also represent a person. Outstanding expenses, amount which are payable, पैसा जो हमें देने का है। Obviously we have to pay a amount either to a person or to a group of person. So outstanding expenses का meaning याद रखो, outstanding expenses are amount payable. And prepaid expenses are expenses paid in advance. हम जब भी पैसा एडवांस में देते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। हम पैसा ऑब्वियसली एडवांस में देते हैं टू अ पर्सन और टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन। जैसे अगर हम किसी होटल में चले गए रहने के लिए, अगर हमें वहाँ पर 3 दिन रहना है तो हम तीनों भी दिन का जो रेंट है वो एडवांस में पे करते। सो प्रीपेड, पेड इन एडवांस। देन अगर हमने कोई एक गाड़ी खरीदा है, कार खरीदा है, तो हम उसका इंश्योरेंस निकालते और वो इंश्योरेंस पूरे 1 साल का निकाला जाता है। सो हम पूरे 1 साल का जो पैसा है वो एडवांस में पे करते। सो आइदर हम पैसा किसी पर्सन को देते और टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी को देते। सो ये आपको जब भी दिया रहेगा, नेचुरल पर्सन्स अकाउंट दिया है या आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट है या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट दिया है, इसके अंदर जितना भी एग्जाम्पल्स दिया हुआ है आपको ये आइडेंटिफाई करने का रहता है कि वो सब आपका पर्सनल अकाउंट है। नाउ लेट अस सी द सेकंड अकाउंट, दैट इज इम्पर्सनल अकाउंट। अकाउंट्स not relating to a person or group of persons are impersonal account. इससे पहले हमने पर्सनल अकाउंट देखा था, अकाउंट रिलेटिंग टू अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, उसको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। सो इम्पर्सनल क्या होगा? एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट होगा। अकाउंट्स नॉट रिलेटिंग टू अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। जो अकाउंट पर्सनल अकाउंट नहीं है उस अकाउंट को हम बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। और हमने चार्ट में देखा था कि इम्पर्सनल अकाउंट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, वो 2 में क्लासिफाई होता है। फर्स्ट है रियल अकाउंट एंड सेकंड है नॉमिनल अकाउंट। सो हम फर्स्ट देखते हैं, दैट इज रियल अकाउंट। सो रियल अकाउंट इज व्हाट? अकाउंट रिलेटिंग टू एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस आर रियल अकाउंट। अभी बिजनेस के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास जितना भी एसेट्स रहेगा, मतलब प्रॉपर्टीज रहेगा जो बिजनेस के नाम पर रहेगा, वो अगर प्रॉपर्टी का अगर आपको कोई अकाउंट दिया रहेगा तो वो आपका आएगा रियल अकाउंट में। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अगर आपको दिया रहेगा लैंड एंड बिल्डिंग, तो आपको मालूम है लैंड एंड बिल्डिंग ये प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, तो वो आपका रियल अकाउंट में आएगा। मशीनरी अगेन ये प्रॉपर्टी है, इट विल कम इन रियल अकाउंट। फर्नीचर है उसी तरह से। मोटर व्हीकल इंक्लूड्स एवरीथिंग। आपका कार आएगा, ट्रक आएगा, टेम्पो आएगा, जो ऑफिस या फैक्ट्री में काम में आता है वो सब मोटर व्हीकल्स के अंदर आएगा। और ये भी बिजनेस का एसेट्स है, प्रॉपर्टीज है। इन्वेस्टमेंट, अगर पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखा है या फिर पैसा अगर शेयर्स में इन्वेस्ट किया है
तो उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते, वो भी बिजनेस का प्रॉपर्टी है, एसेट्स है। स्टॉक ऑफ गुड्स, बिजनेसमैन गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है बेचने के लिए, बट उसमें से अगर कुछ गुड्स बचा हुआ है साल के एंड तक 31 मार्च तक अगर बेचा नहीं गया है, तो उस स्टॉक ऑफ गुड्स को भी हम रियल अकाउंट, दैट इज वो हमारा प्रॉपर्टी है, उसको अगले साल बेचकर पैसा मिलेगा। कैश तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉपर्टी है, वो एसेट्स है। प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस आर द ओपन स्पेस in front of company or factory. Loose tools or equipment. Goodwill, goodwill is an intangible assets. Goodwill is an reputation, तो वो भी हमारे लिए real account है। Then patents, copyright, trademark. So हमने जितना भी assets देखा है फर्स्ट चैप्टर में, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स है या करंट एसेट्स है, सो एसेट्स आपको जब भी दिया रहेगा वो सब आपका रियल अकाउंट में आएगा। एंड द लास्ट वन बी इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, जो अकाउंट पर्सनल अकाउंट नहीं है या जो हमारा एसेट्स नहीं है, बाकी का पूरा सब कुछ आएगा आपका नॉमिनल अकाउंट के अंदर। सो व्हाट इज एन नॉमिनल अकाउंट? अकाउंट्स रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स are called as nominal account. So जो भी expenses amount spent रहेगा, या बिजनेस में जो भी नुकसान हुआ है, या बिजनेस में जो भी पैसा मिला है, अमाउंट रिसीव्ड है या प्रॉफिट हो गया है, तो वो सब हमारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा। मैंने हर एक को कैटेगराइज करके उसका एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, ताकि हम जब आगे आइडेंटिफाई करने वाले अकाउंट्स को तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। तो मैंने एक्सपेंसेस का कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है कि बिजनेस में कौन सा खर्चा होता है। सो सैलरी अकाउंट है, सैलरी तो आपको मालूम है, अगर ऑफिस में अगर पर्सन्स काम कर रहे हैं तो उनको मंथ खत्म होने के बाद उनको अमाउंट पे करना पड़ता है, दैट इज सैलरी। सो बिजनेस के लिए तो वो एक्सपेंस है। स्टेशनरी, स्टेपलर खरीदा हुआ है, पेन, पेंसिल, पेपर्स या कुछ फुलस्केप पेपर वगैरह परचेज किया हुआ है, दीज आर ऑल स्टेशनरी, वो भी एक्सपेंस है। कैरेज, कैरेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। अगर हम ट्रक या टेम्पो से अगर गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे तो वो है कैरेज। फ्रेट भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि फ्रेट मीन्स अगर हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं थ्रू रेलवे, उसको हम हमेशा रेलवे फ्रेट बोलते हैं। सो फ्रेट मीन्स ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इफ वी आर यूजिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज रेलवे। एंड वेजेस, वर्कर्स को जो पैसा दिया जाता है डेली बेसिस पे या मंथ एंड पे, दैट इज कॉल्ड एज वेजेस। देन मोटिव पावर और पावर एंड फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी जो यूज होता है फैक्ट्री के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज मोटिव पावर या पावर एंड फ्यूल। सो ये फैक्ट्री में यूज होते हैं, मोटिव पावर और पावर एंड फ्यूल। और जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। फैक्ट्री में ऑब्वियसली ज्यादा वोल्टेज का जरूरत होता है क्योंकि वहां पर बहुत सारा मशीनरीज रहता है, तो एक नाम अलग से दिया है कि मोटिव पावर और पावर एंड फ्यूल। देन टेलीफोन अकाउंट है, ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस है, ये भी एक्सपेंसेस है। कन्वेयंस का मतलब होता है शॉर्टर डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल और ट्रैवलिंग का मतलब होता है लॉन्गर डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल, तो दोनों का मतलब सेम है, इट इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। देन कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट अकाउंट दिया है, ये सब एक्सपेंसेस है। एडवर्टाइजमेंट और लास्ट का है सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री का मतलब होता है स्मॉल एक्सपेंसेस। बिजनेस में जो भी छोटा खर्चा होता है जिसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये हमने सपोज अगर एक विंडो को क्लीन किया हुआ है, साफ किया है, और वो साफ करने के लिए अगर किसी को 100 रुपया पे किया है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस को ना सन्ड्री एक्सपेंसेस में लिखते हैं। अगर सपोज कंपनी में कोई गेस्ट आ गए, उनको अगर टी सर्व किया है
₹20 या ₹50 या ₹100 खर्चा आ गया, तो हम उसको टी एक्सपेंसेस लिखते नहीं है, उसको रिफ्रेशमेंट लिखते, और वो भी एक्सपेंसेस को हम कैटेगरी देते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस. सो सन्ड्री एक्सपेंसेस आर स्मॉल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस. सो बिजनेस के अंदर जितना भी एक्सपेंसेस रहेगा वो सब आपका नॉमिनल अकाउंट में आएगा. लॉसेस का एग्जांपल है बैड डेब्ट्स है, अमाउंट विच इज इररिकवरेबल, डिस्काउंट अलाउड है. अगर बिजनेसमैन ने डिस्काउंट दिया है तो उसके लिए ऑब्वियसली लॉस है, और लॉस बाय फायर है. नेक्स्ट है इनकम का कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है, जैसे कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड. नाउ स्टूडेंट्स याद रखो, अगर आपको सिर्फ कमीशन, इंटरेस्ट या रेंट दिया रहेगा दैट मीन्स वो एक्सपेंसेस है. बट अगर कमीशन के आगे रिसीव्ड वर्ड लिखा है, इसका मतलब वो इनकम है. तो वो आपका ऑब्वियसली सब नॉमिनल अकाउंट ही है, बट एक्सपेंसेस एंड इनकम को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है. ओके, सो ओनली इंटरेस्ट इज गिवन, दैट मीन्स इट इज एन एक्सपेंस. बट इफ इट इज गिवन इंटरेस्ट रिसीव्ड, देन इट इज एन इनकम. और लास्ट है गेन्स. गेन्स का मतलब होता है प्रॉफिट, जैसे डिस्काउंट अर्नड मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स. So student, this was classification of account. It is very important. Account are classified into two accounts. The first is personal account, second is impersonal account. In personal account, all the persons and group of persons will be recorded. और जो भी पर्सन नहीं है वो सब आपका impersonal account में आएगा. So impersonal account is again divided into two. फर्स्ट इज रियल अकाउंट. रियल अकाउंट के अंदर हम सब एसेट्स और प्रॉपर्टीज को रिकॉर्ड करते हैं, और नॉमिनल अकाउंट में वी आर रिकॉर्डिंग ऑल द एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स. सो स्टूडेंट्स यू कैन सी ऊपर एक हेडिंग लिखा हुआ है जो आपका क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट. सो मैंने 12 एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है. तो आपको क्या करना है, हर एक अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा अकाउंट है. वो आइदर पर्सनल अकाउंट हो सकता है अगर किसी पर्सन का नाम है, अगर कोई एसेट्स रहेगा, प्रॉपर्टीज रहेगा, तो आपको आगे रियल अकाउंट लिखना है. और अगर वो किसी पर्सन का नाम नहीं है या ग्रुप ऑफ पर्सन का नाम नहीं है, अगर एसेट्स नहीं है, तो बाकी सब आपका पूरा नॉमिनल अकाउंट में आएगा. तो आपको पूरा ये 12 जो अकाउंट्स दिए हुए वो आपको सब आइडेंटिफाई करने और आगे आपको आंसर लिखना है. मैंने फर्स्ट का आंसर लिखा हुआ है कि फर्नीचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है. सो फर्नीचर ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, तो आपको रियल अकाउंट लिखना है. आंसर आपका आइदर पर्सनल अकाउंट आएगा, रियल अकाउंट आएगा, या नॉमिनल अकाउंट आएगा. बाकी का जो रिमेनिंग अकाउंट्स है वो आपको आंसर लिखना है उसका आगे. अभी हम सबसे लास्ट पार्ट में चलते हैं जो है आपका फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग. सो फंडामेंटल्स का मतलब होता है रूल्स. सो दीज आर द गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये गोल्डन रूल्स आप सब लोगों को बाय हार्ट होना चाहिए, याद रहना चाहिए. सो फर्स्ट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट सिंस इट इज रिलेटिंग टू अ पर्सन, तो पर्सन हमेशा आइदर वो रिसीवर रहेगा या वो गिवर रहेगा. सो अगर वो पर्सन रिसीवर है तो उस रिसीवर को हमें डेबिट करना है, और अगर वो पर्सन गिवर है तो उसको क्रेडिट करना है. सिंस वी आर सीइंग डबल एंट्री बुक कीपिंग, सो एक अकाउंट हमेशा डेबिट और दूसरा अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा. तो सिंस पर्सनल अकाउंट इज रिलेटिंग टू अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, तो वो हमेशा रिसीवर या गिवर रहेगा. तो उसका रूल है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर
and credit the giver. Second account is real account. Real account belongs to the assets or properties. So assets either हम purchase करते या assets को हम sell करते. अगर हम assets को purchase करेंगे, खरीदेंगे, तो assets हमारे पास आएगा, it will come in. और अगर हम assets को बेच रहे तो it will go out. Whenever assets comes in, हमें उसको डेबिट करना है, and whenever assets goes out, that is हम बेच रहे अगर assets को, it will go out, so it will come on the credit side. So real account का रूल है debit what comes in and credit what goes out. And the last account is, third account is nominal account. Nominal account में हमने क्या क्या देखा था? Expenses, losses, incomes and gains. So अगर बिजनेस में एक्सपेंस हो रहा है, खर्चा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो सब एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमें डेबिट करना है. और अगर बिजनेस में फायदा हो रहा है, इनकम हो रहा है, पैसा मिल रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको क्रेडिट करना है. सो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, credit all income and gains. So these are the golden rules of debit and credit. So once again I am repeating. First is your personal account. Since it belongs to a person, the rule is debit the receiver, credit the giver. Real account is of assets. Assets will either come in or it goes out. So the rule is debit what comes in and credit what goes out. In nominal account we record all the expenses, losses, incomes and gains. So the rule of nominal account is debit all expenses and losses and credit all incomes and gains.